मॉर्निंग टू ऑल। हम जो कल के टॉपिक में बात कर रहे थे वो थी हमारा प्रोटोप्लास्ट क्या होता है और हम प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन करने के लिए कौन से मेथड यूज़ करते हैं। हमने जनरल डिस्कशन किया था कि एक्चुअल में प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन हम करवा करके किस तरीके से कल्चर का प्रोसेस करवाते हैं। आज की क्लास है उसमें हम बात करेंगे आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म के। जो कल हमने दो मेथड डिस्कस किए थे, एक था मैकेनिकल मेथड और दूसरा था एंजाइमेटिक मेथड। आज हम पहले बात कर रहे हैं मैकेनिकल मेथड की। देखिए, मैकेनिकल मेथड में हम एंजाइम यूज़ करते हैं, लेकिन इस मेथड को यूज़ करने पर प्रोटोप्लास्ट बहुत ही कम मात्रा में आइसोलेट हो पाता है। तो यहाँ पर एक प्रोसेस होती है प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस, उसमें हम एक एंजाइम तो नहीं लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एक सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है जिसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। देखिए, पहले इस मेथड को समझेंगे, देन हम इसके रीज़न बताएंगे कि क्या इस मेथड के बेनिफिट्स और डिमेरिट्स क्या क्या हैं। मैकेनिकल मेथड जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें हमें जो एपिडर्मिस रीजन है, क्योंकि हम प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन किसी वेजिटेटिव सेल से करते हैं, किसी लिविंग सेल से करते हैं, तो जो अंदर वाले पार्ट्स हैं उनके अंदर हमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पार्ट को सेपरेट करना पड़ता है। तो हम एपिडर्मल रीजन की जो सेल्स हैं हम उनको प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोसेस को करने के लिए हमें किसी प्लांट को सेलेक्ट करना पड़ेगा और प्लांट का लीफ पार्ट हम लेकर के यहाँ पर वर्क करेंगे। जो मैकेनिकल मेथड है उसमें हम जब प्लांट को सेलेक्ट कर लेते हैं तो सिलेक्शन के साथ उसे प्रॉपर स्टरलाइज करना पड़ता है। जैसे ही स्टरलाइजेशन की प्रोसेस होती है हम उस पार्ट को सेलेक्ट करते हैं जिसे हमें यहाँ मैकेनिकल मेथड के प्रोसेस से हमें रन करवाना है, निकालना है। तो हमने यहाँ पर लीफ पार्ट को लिया है और लीफ को लेकर के पहले हमने प्लांट को स्टरलाइज किया, देन हमने लीफ पार्ट को लिया और हम लीफ का स्टरलाइजेशन करते हैं ताकि कोई भी कंटामिनेटेड जो है कंटामिनेशन वहाँ पर ना हो सके। हम जब लीफ पार्ट को स्टरलाइज कर लेते हैं तो आफ्टर स्टरलाइजेशन हम उसका पीलिंग करते हैं। नीचे वाला जो लोअर एपिडर्मल रीजन होता है हम उसे रिमूव करते हैं, उसकी पीलिंग करते हैं। तो जो एपिडर्मिस हमने रिमूव की है उसको हम स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं। तो हमारे पास में ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर्स का आप पीस ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन करने के लिए 1 सेंटीमीटर का एक पीस लिया है। तो स्मॉल पीस ऑफ पील्ड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की पीलिंग के लिए जो प्रोसेस पहले की जाती है वो मैंने अभी आपको बता दी है। तो हम इस यहाँ पर स्मॉल पीस का लेकर के आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। हम फिर जब ये स्मॉल पीस हमने 1 सेंटीमीटर का लिया है एपिडर्मल टिश्यूज़ का, इसको हम एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं। जब इसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है, क्योंकि इस हाइपर है इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन जो है वो बहुत हाई है। यहाँ पर जब इसकी कंसंट्रेशन हाई होती है और इस जो एपिडर्मिस रीजन है, एपिडर्मल टिश्यूज़ वाली सेल्स है, इनको जब हम इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो जो प्रोटोप्लास्ट और न्यूक्लियाई पार्ट होता है वो सेंटर पोजीशन पर आ जाता है ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन है तो जो अंदर वाली सेल होती है प्रोटोप्लास्ट में जिसमें प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, वो वाटर लॉस कर देती है और वाटर लॉस करने के कारण इसका साइटोप्लाज्म यानी जो प्रोटोप्लाज्म है वो और जो न्यूक्लियाई है वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। और श्रिंक होने के कारण ये आउटर जो एपिडर्मल लेयर होती है यानी जो सेल वॉल वाली लेयर होती है उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर देता है और सेंटर पार्ट पर ही सारा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई आ जाता है। तो हम इसे कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। ये प्रोसेस जिसमें हमने एपिडर्मल सेल को लेकर के हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ट्रांसफ़र किया है, जिसके कारण सेल ने वाटर लॉस किया है हायर कंसंट्रेशन होने के कारण, इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसेस। जब प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस हो जाती है, सेल वॉल रिलैक्स हो जाती है और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई सेंटर पोजीशन पर आता है, तो हम इसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। हम सेल को देखते हैं कि उसमें ये जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने के बाद वाली जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। अगर प्रोसेस कंप्लीट हो गई है तो हम नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करते हैं, अदरवाइज हम इसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर ही एज इट इज़
रखते हैं। यहाँ जब हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि यहाँ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल वाला पार्ट है वो सेल वॉल वाला पार्ट रिलैक्स हो गया है और अंदर की तरफ जो हमारा प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई है वो यहाँ सेंटर पोजीशन पर आ गया है। तो हम किसी भी सीजर से या किसी भी कोई भी नाइफ वगैरह से यहाँ पर एक कट लगाते हैं, एक स्लिट का फॉर्मेशन करते हैं, इंसिजन करते हैं और कट लगा करके इस सेल वॉल को रिमूव करवाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने स्लिट किया है, कटिंग किया है और कट करने के बाद में हम इस प्रोटोप्लास्ट जो है इसको रिमूव करवाते हैं, बाहर की तरफ निकालते हैं। तो यहाँ पर इस प्रोसेस में यहाँ ये हमारा सेल वॉल पार्ट जो है वो फ्री हो गया है और हमारे पास में प्रोटोप्लास्ट आ गई है। ये प्रोटोप्लास्ट ही हमारी वो एक्टिव सेल है जिससे हमें आइसोलेट करना था। यहाँ पर फ्री आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जो ये हमारे पास फ्री आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट सेल थी, इसे हम आइसोलेट जब करवा लेते हैं तो करवाने के बाद में इसका अमाउंट कंपैरेटिवली बहुत कम रहता है इस मैकेनिकल मेथड को फॉलो करने के बाद, क्योंकि जब हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो हमें इतना विजिबल नहीं हो पाता है कि हम केवल सेल वॉल वाले पार्ट को ही रिमूव कर पाएँ और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म जो है उसको अंदर रहने दें। उसमें बहुत ही केयरफुली हमें ये मैकेनिज्म को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और जो हमारे पास में प्रोटोप्लास्ट आता है सेल का वो बहुत ही लो अमाउंट में हमारे पास में आ पाता है। इसीलिए हम इस प्रोसेस को कम से कम यूज़ करते हैं। पहले यूज़ किया जाता था, जैसे ही एंजाइम्स हमारे यूज़ में आने लगे हैं तो हम एंजाइमेटिक एक्टिविटी ही करवा लेते हैं। अब जो ये प्रोसेस हमने की है, इस कंप्लीट प्रोसेस में हमने एक प्लांट पार्ट लिया है, प्लांट से लीफ को ये भी स्टरलाइज किया, देन इसको स्टरलाइज किया, देन पील्ड एपिडर्मिस को हमने निकाल लिया, लोअर एपिडर्मिस को हमने पीलिंग किया है और फिर इसे एक सॉल्यूशन के अंदर ट्रांसफ़र किया है। 13% मैनिटॉल एंड 2% पॉलीफिनॉल पायरोलिडीन, ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन ही है और इस हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर जब हमने रखा तो उस एपिडर्मल सेल का प्लाज्मोलाइसिस हुआ। मतलब जो भी प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई थे वो सेंटर पोजीशन पर आए और सेल वॉल को रिलैक्स कर दिया। यहाँ पर इस प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस के बाद हमने इंसिजन किया है, स्लिट किया है, कटिंग किया, उसके साथ हमने प्रोटोप्लास्ट को रिमूव कर लिया। तो क्वांटिटी बहुत कम होती है, इसलिए इस मेथड को कम काम में लिया जाता है। पहले लिया जाता था, अब इसे इतना काम में नहीं लिया जाता क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी बहुत ही कम आ पाती है। इसके बाद जो सेकंड मेथड है वो है हमारा एंजाइमेटिक मेथड, जिसमें नाम से ही पता चल रहा है कि हम यहाँ पर किसी एंजाइम को यूज़ करेंगे। इस एंजाइमेटिक मेथड को काम में लेने के लिए भी हमें वही जो स्टार्टिंग की प्रोसेस है वो तो वही फॉलो करनी पड़ेगी। देन कुछ स्पेशल टाइप के एंजाइम्स की एक्टिविटी हम इस पर करवाएंगे जिससे आइसोलेट हो पाएगा प्रोटोप्लास्ट। तो हम यहाँ पर एंजाइमेटिक मेथड को पढ़ने के लिए 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट तो लीफ का स्टरलाइजेशन करेंगे, देन पीलिंग ऑफ लोअर एपिडर्मिस, यहाँ लोअर एपिडर्मिस का पीलिंग करेंगे, देन डिवाइड इन स्मॉल पीस एंड पुट इनटू एंजाइमेटिक सोल्यूशन। यहाँ स्मॉल पीस में डिवाइड करने के बाद में हम सीधे ही उसे एंजाइम्स से ट्रीट करवाते हैं, जबकि मैकेनिकल मेथड में हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे थे। और लास्ट है आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। अब ये 4 स्टेप्स जो हैं इनको देखेंगे। सबसे पहले हम प्लांट का सिलेक्शन करेंगे, उसे स्टरलाइज करेंगे कंट्रोल कंडीशन में रखने के साथ। देन हम इस प्लांट से जिस पार्ट को आइसोलेट करवाना है, जिस पार्ट का से प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन करवाना है, हम उस पार्ट को सेलेक्ट करेंगे। जैसे इस केस में हमने फिर से लीफ लिया है क्योंकि इसका पीलिंग जो होता है वो एपिडर्मल टिश्यू का इजीली कर पाते हैं। देन हमने इस पार्ट को लिया, इस लीफ को लिया और इस लीफ को भी स्टरलाइज किया। लीफ को स्टरलाइज करने के लिए हमने 70% अल्कोहल के अंदर इसे डिप किया 2 मिनट तक के लिए और उसके साथ ही सोडियम हाइपोक्लोरिक सोल्यूशन NaOCl वो हमने ऐड किया है ताकि इसका स्टरलाइजेशन कंप्लीट हो सके। देन हमने इसे वॉश कर दिया है, इसको डिस्टिल वाटर से हमने रिंस किया है ताकि कोई भी पार्ट जो है वो इन सॉल्यूशन का ना रह जाए। रिंस करने के बाद में हम फिर से
फिर इसकी लोअर एपिडर्मिस जो है उस लोअर एपिडर्मिस को रिंस करेंगे, उसको पीलिंग करेंगे और उसका पीलिंग करने के बाद में हमारे पास में जो लोअर एपिडर्मिस टिश्यू आएंगे इनको हम स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। इसको जब स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है तो यहाँ पर आफ्टर डिवीजन एंजाइमेटिक मेथड को यूज़ करने के लिए हम 2 और सब मेथड उसमें देखते हैं। जैसे यहाँ पर जो एंजाइम्स यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हम एक तो सिंगल स्टेप मेथड फॉलो कर सकते हैं और एक डबल स्टेप मेथड फॉलो कर सकते हैं। इससे पहले ये जो हमने सिंगल पार्ट जो हमने लिया है यहाँ पर जो एपिडर्मल लोअर एपिडर्मिस वाला पार्ट और हमने उसको स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड किया है 1 सेंटीमीटर साइज़ के, इनको हम 2 एंजाइम्स की जो है कॉन्सेंट्रेशन को लेते हुए इसको इससे ट्रीट करवाते हैं। एक तो है 0.5 कॉन्सेंट्रेट मेजरोजाइम्स और दूसरा होता है 2% सेल्यूलेज। इन दोनों एंजाइम्स की एक्टिविटी पहले करवाई जाती है। इसके साथ ही 7 मिली मोलर कैल्शियम क्लोराइड की एक्टिविटी करवाते हैं। तो ये जो कैल्शियम क्लोराइड होता है ये प्रोटोप्लास्ट को स्टेबल करने के काम में आता है और ये जो है ये प्रोटोप्लास्ट के आइसोलेशन के लिए यूज़ में आता है। तो ये कैल्शियम क्लोराइड जो है ये क्या करेगा, जो प्रोटोप्लास्ट है उस प्रोटोप्लास्ट को स्टेबल कर देगा, फिक्स कर देगा ताकि हम उसका इजीली रिमूवल करवा सकें। फिर उसके बाद में ये जो एंजाइमेटिक मेथड है, ये जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसमें हम 2 सब मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। एक तो है मिक्स्ड एंजाइमेटिक मेथड और दूसरा होता है सीक्वेंशियल और डबल स्टेप मेथड। जो आज के टॉपिक में हम बात कर रहे हैं वो केवल एक मेथड पर बात करेंगे, वो है सिंगल स्टेप मेथड। देखिए सिंगल स्टेप मेथड में यहाँ तक की जो प्रोसेस है ये तो कंप्लीट चलती है, ठीक है। अब जब हमने पीलिंग ऑफ लोअर एपिडर्मिस किया है और इसे स्मॉल सेगमेंट्स पे डिवाइड कर दिया तो जो हम एंजाइम ऐड करेंगे वो एक मिक्सचर फॉर्म में होता है, एक साथ ही हम सारा एंजाइम को यूज़ कर लेते हैं। तो इस केस में हमने जो स्मॉल सेगमेंट्स बनाए हैं उनको हम पहले ट्रीट करवाते हैं, मतलब एक साथ ही डालना है वैसे तो, लेकिन किसकी प्रेजेंस में सेल्यूलोज ऐड किया, देन पैक्टिनेज ऐड किया, देन सार्बिटॉल ऐड किया और मैनिटॉल एक साथ ही ऐड कर दिया। इन सब का एडिंग होने के बाद में हम जो पीएच वैल्यू फिक्स करते हैं वो पीएच इसका 5.5 तक फिक्स कर देते हैं और इसी एंजाइम्स के अंदर इसे डिप करके रखा जाता है, इसी एंजाइम्स के बीच में से रखा जाता है। तो जब ये एंजाइम एक्टिविटी करता है इस सेल के ऊपर, इस सेल पर जब ये एंजाइम एक्टिविटी करेगा तो उसके कारण हमारा जो प्रोटोप्लास्ट होगा वो प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट हो जाएगा। क्योंकि इस मेथड में सारे सॉल्यूशन, सारा एंजाइम एक साथ ही यूज़ किया गया है और एक मिक्स्ड फॉर्म बन जाती है एंजाइम की, इसीलिए इसे हम मिक्स्ड एंजाइमेटिक या सिंगल स्टेप मेथड कहते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम डबल स्टेप मेथड को फॉलो करेंगे।